So we have revised what we have done yesterday. Now we will learn how to come to research objectives. Research objectives. So sir, now we are going research objectives. So मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट रिसर्च गैप इज कि ये स्टडी जो मेजर स्टडी है ये सर और कंट्रीज में हुई है बट नॉट डन इन इंडिया. दिस इज माय फर्स्ट रिसर्च गैप. सेकंड रिसर्च गैप इज कि सर बहुत सारे रिसर्चर्स ने बिहेवियरल इंटेंशन मेजर किया, एडॉप्शन मेजर किया, बट किसी ने भी कॉन्टिन्यूस इंटेंशन को मेजर नहीं किया, किसी ने भी इंटेंशन को रिकमेंड को मेजर नहीं किया. थर्ड पॉइंट इज कल्चरल एस्पेक्ट को मोबाइल बैंकिंग में बहुत कम स्टडीज ने इंक्लूड किया हुआ था. दिस वाज माय रिसर्च गैप. फोर्थ इज इंटेंशन टू रिकमेंड. एंड फिफ्थ वन क्या था कि सर बैरियर्स है ना, बैरियर्स रिसर्च मोबाइल बैंकिंग के. ऑल हैव डन वर्क ऑन द एडॉप्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग, इंटेंशन, अडॉप्शन, continuous intention, but no one or very limited studies have done their work on the barriers of mobile banking. So मैंने इन्हीं को narrow down किया. This was my research model. I want to let you know कि sir perceived ease of use, perceived usefulness, these are the variables of technology acceptance model. This is one theory used in the social sciences. This culture, I have told you, one of my research gap. See again. Attitude, continuous intentions, intention to recommend. These all, if you see, sir ये सारे variables research gap में से लिए गए हैं. Continuous intention research gap में से आया, intention to recommend research gap में से आया, satisfaction और trust as a moderator research gap में से आए. ये सर belief constructs एक मैंने theory को use किया और इसके अंदर ये culture research gap में से आया. अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4 मेरे variables हैं, they are coming from the research gaps only. Sir, model, if you want to make model, you can make model, but there should be a rationale behind it. अगर आप इसको देखेंगे, there is a rationale कि user interface, culture and awareness affect करते हैं इन दोनों variables को, क्योंकि इस पे literature सर available है मेरे पास. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लिटरेचर अवेलेबल है आपके पास, yes you can take those two variables, but make sure कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट में they are making sense. ऐसे ही perceived ease of use, perceived usefulness, attitude को अफेक्ट कर रहे हैं. yes I have literature available on this. मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर बिल्कुल कम लिटरेचर अवेलेबल है आपके पास, बिल्कुल कम है, बिल्कुल रिसेंट टॉपिक है, प्लीज डोंट टेक दैट टॉपिक स्पेसिफिकली इन रिसर्च सिनॉप्सिस और इन रिसर्च प्रपोजल and also in thesis. सर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे. हाँ, अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं then it is a good one. तो सर इस पे मेरे पास लिटरेचर अवेलेबल है, इन सभी के ऊपर मेरे पास लिटरेचर तो अवेलेबल है, बट ये सारे वेरिएबल्स मिलकर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हुए. ये मेरा रिसर्च क्या है. See sir, now let me take you down to my objectives. Sir, these are my 7 objectives. Sir, thesis में आपको 7, 5, 6, 5 तो आपको मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स लेने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं चलेगा काम. कई सर गाइड्स 4 पे भी मान जाते हैं, बट नॉर्मली 5 या 5 से ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आपको लेने पड़ेंगे थीसिस के अंदर. स्पेसिफिकली सिनॉप्सिस में, थीसिस में एक ही बात है सर. जी सर, मेरे ऑब्जेक्टिव सभी के सभी किस पे बेस है? मेरे रिसर्च मॉडल पे. मैं सर आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ. मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ताकि मैं साथ साथ को खोल पाऊँ आपके साथ. लेट मी ओपन दिस वन. यस सर, मैंने यहाँ पे खोल लिया ये. एंड ओके सर, ये फोटो है और ये मेरा पेपर है. Now I'm gonna show you how my objectives are based on the research model. First objective, I have given one name to all these 3 variables. मैंने नाम दे दिया determinants of customers perception, कि ऐसे variables जो कस्टमर की परसेप्शन को मेजर कर रहे हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं. तो मैंने डायरेक्टली लिया टू आइडेंटिफाई दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर परसेप्शन, मतलब ये तीनों दैट इन्फ्लुएंस बिलीफ कंस्ट्रक्ट. सर मैंने इन दोनों को एक नाम दे दिया बिलीफ कंस्ट्रक्ट, कि ये एक पर्सन के बिलीफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, बिलीफ को बनाते हैं.
तो टू आइडेंटिफाई, सर देखिए आप लैंग्वेज देखिए ऑब्जेक्टिव्स की, टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, टू डिटरमाइन, टू एग्जामिन, टू एक्सप्लोर। you sir, you have to use such kind of language while making your research objectives. अब ये भी कैसे हुआ सर, इसके पीछे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप कौन सा एनालिटिकल टूल यूज कर रहे हैं। जैसे कि सर टू आइडेंटिफाई मतलब कि मैं सर आइडेंटिफाई करूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा, इसके अंदर ढूंढूंगा कुछ मैं इसके अंदर, मतलब मुझे यहाँ पे एक टूल का नाम होता है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, वो लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड आइडेंटिफाई। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ टू चेक या फिर ऐसा कुछ, समझ रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल इंग्लिश आई कैन नॉट यूज इट, दिस इज एन एकेडमिक लैंग्वेज। टू एग्जामिन मतलब सर मॉडरेटिंग रोल को एग्जामिन करूंगा मैं इसके अंदर, सी फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। सर मैंने यहाँ पे वर्ड किया टू एक्सप्लोर, क्योंकि आई एम यूजिंग वन टेक्निक एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड टू एक्सप्लोर द कांस्टेंट और बैरियर्स। ये करना कैसे है सर मैं आपको बताऊंगा, बट मेक श्योर कि जब आप ये वर्डिंग यूज करेंगे अपने पेपर में ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आपको ऐसी ही वर्डिंग यूज करनी है, आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मेरा एक यहाँ पे था, मैंने एक लास्ट रिसर्च गैप लिया था कि मुझे बैरियर्स एक्सप्लोर करने हैं, 3-4 लाइन का वो था एक रिसर्च गैप, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, to explore the constraints means barriers that negatively affect the customer's continuous intention. सर एट लास्ट में मैं यही मेजर कर रहा हूँ ना, continuous intention for mobile banking। सी सर ये कितना स्पेसिफिक हो गया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, ऑब्जेक्टिव्स आपके ऐसे होने चाहिए, समुद्र से निकल के नदी में, नदी से निकल के ग्लास ऑफ वाटर पे आना है आपको। तो मेरा ब्रॉड एरिया क्या था, मैंने कहा था मोबाइल बैंकिंग कंटिन्यू यूज क्यों नहीं कर रहे, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था। फिर मैं गैप में आया कि कल्चरल एस्पेक्ट्स पे आया मैं उसके अंदर, और फिर मैं उसको और नैरो डाउन करके रिसर्च गैप्स को स्पेसिफिक करना है और आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। सर ये मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, ये अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये वेरिएबल्स हैं सर, ये जो बीच वाले वेरिएबल है ना, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट, एज, ये मॉडरेटिंग मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए, भूल जाइए ऐसा कुछ होता है, भूल जाइए। सिर्फ ये मेरे मॉडल के हिसाब से है, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा अलग लगेगा, बट नॉर्मली आप ये बात समझिए यहाँ पे कि जो हमने रिसर्च गैप निकाले थे, उसी को लैंग्वेज को शॉर्ट करके आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। और हाँ, एक रिसर्च गैप में से एक से ज्यादा रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, ऑल्दो कई बार ऐसा भी होता है कि एक रिसर्च गैप में से 3, 4, 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है, इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि एक रिसर्च गैप में से एक ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव निकलेगा, नो नो, ऐसा नहीं है। लॉ स्टडीज के लिए कैसा रहेगा, जो लोग बच्चे लॉ में हैं उनका ऐसा स्टडी नहीं रहता है, उनकी स्टडी रहती है ज्यादा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, तो उनके लिए एलआर कैसा रहेगा कि उनको, मैंने आपको सोर्सेज शेयर किए थे लिटरेचर रिव्यू के, अगर आपको याद होगा तो, लॉ स्टूडेंट्स के लिए सर मैंने आपको यहाँ पे सोर्सेज शेयर किए थे, यस, फॉर लॉ स्टूडेंट्स। सर आपको यहाँ से एलआर करना है, यू हैव टू रीड द लॉ आर्टिकल्स, यू हैव टू रीड द cases, you have to read the proceedings of judge proceedings, judgments read करनी है आपको, law cases read करने हैं, articles read करने हैं, you have to read books, you have to read Supreme Court cases, you have to read law commission reports, you have to read Manu Patra। सर आपको इनके अंदर से, जैसे मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, आपने टॉपिक ये लेटर से क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में आपने टॉपिक लिया मर्डर्स का, तो आपको अपना लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, आपको ऐसा बताने कि अलग अलग कंट्रीज में मर्डर्स पे क्या क्या लॉ बने हुए हैं, मर्डर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस चीज को मर्डर कहते हैं, किस चीज को मर्डर नहीं करते हैं, किस चीज को अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं। यू हैव टू गिव दिस बेसिक, आपको बिल्कुल बेस देना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको कि लैंडमार्क केसेस बोलते हैं हम, लैंडमार्क केसेस, वो बताने पड़ेंगे कि कोर्ट ने ऐसे लैंडमार्क केसेस दिए हैं जिनके ऊपर जजमेंट्स दी जाती हैं,
इन द कोर्ट्स, उसके ऊपर कोई न्यूज आई है, कोई नया आर्टिकल आया है, आपको इन सब चीजों को मिला के उसमें से रिसर्च गैप निकालना है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, इसमें ये चीज नहीं है। लेट अस से अभी इंडिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स है, लिव इन रिलेशनशिप्स, अभी उनके ऊपर कोई ऐसा कोई पर्सनल एक्ट नहीं आया है कि भाई जो लोग बहुत टाइम से लिव इन में रह रहे हैं उनको एज अ मैरिड मान लिया जाए, प्रिज्यूम टू बी मैरिड, ऐसा कोई इस पे लॉ नहीं है अभी तक। तो दिस इज योर रिसर्च गैप। आप इसके ऊपर अपनी जजमेंट दे सकते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स, किसी आर्टिकल्स की जजमेंट्स, किसी केसेस की, किसी बुक्स में जो बताया गया है, सर आपको उनके ऊपर तर्क बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा, और उस तर्क के बेसिस पे आप बोलेंगे कि भैया इसमें अगर ये 4 चीजें, जो 4-5 चीजें ये इंक्लूड कर दी जाएं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हो जाए, या फिर मान लो इनके ऊपर अलग से लॉ आ जाए, तो उस पे हम ध्यान दे सकते हैं। मतलब लॉ के अंदर आपको एनालिसिस जो है वो ऐसे ही करना, आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, चीजों को इंटरलिंक करना पड़ेगा जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया, एंड यू हैव टू मेक वन आउटकम आउट ऑफ दैट। उसमें से आपको एक आउटकम निकालना पड़ेगा अपने थॉट्स डालकर साथ में, ऐसा लॉ के लिए रहेगा। तो सर हम यहाँ पे थे कि यस, नाउ स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ द रिसर्च गैप। फाइन, now make sure research objectives must be very specific and formal in language. Again, when you will read the research papers, you will learn the flavor how to write research objectives. अभी मेरे यहाँ सिर्फ बता देने से आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएंगे। अगेन आई टोल्ड यू 15-20 पेपर्स, व्हेन यू रीड दैट, यस यू विल लर्न द फ्लेवर कि मुझे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करने हैं, नैरो डाउन कैसे करने हैं, आपको वहां से समझ आ जाएगा, सीखना आपको खुद पड़ेगा। If your study contains a research model, then your objective must come from the research model itself, जैसा कि मैंने आपको अपने पेपर में दिखाया अभी। ओके, एलआर का पार्ट हमें खत्म हो गया है। अभी तक आपका इस पे कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एज वी विल मूव टू द हार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। Any questions till now you can ask me? No questions? Shall we move forward? Yes, sir, clear. Okay. सर अब ये पार्ट जो है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी, सर ये पूरे पेपर में जान डाल देता है। अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छी है तो मजा ही कुछ और है, अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं है तो ऐसा लगा लो कि इंसान तो है बट जान नहीं है उसमें, इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है ऐसा मान लो। अगर आरएम अच्छा नहीं है आपका तो it should be very specific, it should be backed by some research papers। मैं सब दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले आई एम जस्ट गिविंग अ फ्रेमवर्क की रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब पार्ट्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्कोप ऑफ द रिसर्च, बताऊंगा स्कोप क्या होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल स्कोप, टाइम पीरियड स्कोप एंड कॉन्टेक्सचुअल या थ्योरेटिकल स्कोप। सेकंड पार्ट आता है सर रिसर्च डिजाइन, की डिजाइन कैसा आपके रिसर्च का, कैसी दिखती है वो, ब्लूप्रिंट कैसा है। बेसिकली ये बताता है रिसर्च डिजाइन। सी अभी तक हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, नाउ दिस आरएम विल टेल। सी रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि सर रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है उसका अचीव करने के लिए व्हाट आर द मेथड्स यू विल यूज सो दैट कि आप रिजल्ट्स तक पहुंच जाए। इसीलिए हम स्कोप मतलब अपनी स्टडी का दायरा बताएंगे, दायरा कैसा है मेरी स्टडी का, ज्योग्राफी के टर्म्स में क्या दायरा है, टाइम पीरियड के स्कोप में टर्म्स में क्या दायरा है, या फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के टर्म में क्या दायरा है उस चीज मेरी स्टडी का। रिसर्च डिजाइन मतलब कि इसमें बताएंगे कि साहब हम कैसे 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 क्या क्या करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि सर चलो सर इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सैम्पलिंग डिजाइन कि सर अगर इन केस हमारी स्टडी प्राइमरी नेचर है, हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रहेगा कि मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, वी विल डिस्कस की पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल का साइज कितना है, मैं कितने लोगों से सैंपल को कलेक्ट करूंगा, टेक्निक क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, कैसी टेक्निक होगी। देन
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उस सैंपल को मैं किस किस बंदे से कितना कितना कलेक्ट करूंगा, दिस ऑल आई विल टेल। आफ्टर दैट टेंटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स एनालिसिस के लिए मैं क्या यूज करूँ। ये बेसिक फ्रेमवर्क है सर रिसर्च का, रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्पेसिफिकली। now we will discuss the scope of the study first. सर आपको फोटो किस चीज की दिख रही है, मुझे बताएंगे जरा। मरियाना ट्रेंच। क्या है ना, पहले सुना हुआ है आपने? हाँ मैंने सुना है सर। क्या चीज है सर, बताइए जरा। सर ये चीज है समंदर में सबसे गहरी जगह है। यस सर, एग्जैक्टली राइट। और सर क्या सुना है इसके बारे में? इसके बारे में आई थिंक 11 किलोमीटर के आसपास वो डीप है। एग्जैक्टली सर, क्या बात है सर, 11 किलोमीटर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। मैं बाकी सबको बता दूं कि सर मैरियाना ट्रेंच हमारे वर्ल्ड में इट इज वन ऑफ द, सर ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन के अंदर। इससे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है ओशियन के अंदर सर। और ये इतना गहरा है कि यहाँ पे कोई इंसान तो जा नहीं सकता। बहुत सर 11 किलोमीटर बेस से लेके 11 किलोमीटर डेप्थ है इसकी, मतलब कि सर माउंट एवरेस्ट इतना है तो मरियाना ट्रेंच इतना है सर। सी आई विल शेयर यू अ वीडियो ऑन दिस, आप उस पर देख सकते हैं कि मरियाना ट्रेंच जब बिल्कुल डीप में जाते हैं लास्ट तक तो कैसे कैसे जानवर मिलते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। आई विल शेयर अ वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, उस पर देखिए प्लीज। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दिस वीडियो। सर हमारी रिसर्च भी कुछ ऐसी ही है, हमारी रिसर्च भी कुछ ऐसी ही है। हम ये खड़े सर, दिस इज अवर शिप, दिस इज अवर शिप। अभी हमें यहाँ पे लेटर से हमें स्कूबा डाइविंग करनी है, हमें जंप करना है इसके अंदर, इस पानी के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कितना डीप जाना है, कितना डीप जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है सर। सेम लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजी में देयर इज वन वर्ड, स्कोप ऑफ द स्टडी, मतलब मेरी स्टडी का कितना दायरा होगा, मेरी स्टडी की बाउंड्रीज कितनी होगी, ये दायरा कितना रखना है सर, ये आप पे डिपेंड करता है। सेम लाइक कि हम स्कूबा डाइविंग में कितना नीचे जाएंगे, आप पे डिपेंड करता है। इन द सेम केस आपकी रिसर्च कितनी गहरी जाएगी, कितनी ज्यादा वास्ट चीजों को कवर करेगी, ये आप पे डिपेंड करता है सर। ट्रेंच का मतलब होता है कि ज्यादा चौड़ा नहीं बट ज्यादा डीप एरिया, इसका मतलब ट्रेंच होता है। नाउ sir, these are the points or types of scope, you can say scope of a research, they it will include, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा स्कोप के अंदर, बेसिकली ये बताया मैंने। वी विल डिस्कस इट। थ्योरीज इंक्लूड होगी सर, कैसी कैसी थ्योरीज पे काम कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो। पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, आपकी स्टडी लिमिटेशंस, सर ये लिमिटेशंस का मतलब है कि मेरी स्टडी क्या इंक्लूड नहीं करेगी। आई विल शो यू एग्जांपल कि कैसे लिमिटेशन दिखाते हैं हम इसमें। You will write down the population, population का मतलब सर पॉपुलेशन, अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप पॉपुलेशन को क्या समझते हैं, रिसर्च को भूल जाइए, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, फॉरगेट अबाउट रिसर्च, सिंपल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। सोसाइटी। सॉरी सर, सोसाइटी। सोसाइटी। पॉपुलेशन मतलब कितने लोग हैं, लेटर से मैं कहूँ पंजाब, पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, मतलब पंजाब में लोग कितने हैं। इफ आई से अबाउट इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, हाँ हाँ मतलब उसमें कितने लोग हैं, राइट, एग्जैक्टली। बट सर जब मैं यहाँ पॉपुलेशन की बात करता हूँ, दिट इज नॉट द जनरल पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ माई स्टडी, माई स्टडी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर, लेटर से मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल बैंकिंग की, ओके, और मोबाइल बैंकिंग में मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस इंटेंशन की, मतलब कि किन किन लोगों का क्या सोचना है कि वो कॉन्टिन्यू यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी इसके अंदर पॉपुलेशन क्या बनेगी सर, मैं आपको अपनी पॉपुलेशन दिखाता हूँ। आई एम शेयरिंग माई पॉपुलेशन, कि मैंने पॉपुलेशन क्या ली अपनी। दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज द स्कोप ऑफ माई स्टडी। सर स्कोप में क्या आ रहा है यहाँ पे, सर ये देखिए
The study is restricted to the users of mobile banking who are using the mobile banking application, मतलब वो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ऑफ एटलीस्ट वन बैंक, किसी भी एक बैंक की and having a minimum of 1 year of experience of using it. क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस इंटेंशन मेजर करनी है, इसलिए मैंने वैसे लोग लिए जो कि 1 साल से ऑलरेडी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं. तो सर इसमें मेरी पॉपुलेशन क्या बन जाएगी कि सर पूरे इंडिया में स्टडी है सर, मेरी सर स्टडी है पंजाब में रेस्ट्रिक्टेड है. ओके, तो मेरी पॉपुलेशन क्या बन गई कि जितने भी लोग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनको यूज करते हुए को 1 साल हो चुका है. ऐसे जितने भी लोग हैं दैट विल बी माय पॉपुलेशन. अगर लेटर से आप कोविड पे काम कर रहे हैं और कोविड में आप वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, आप ऐसा सर्च कर रहे हैं कि जिसने वैक्सीन लगवाई है वो कितनी इफेक्टिव रही है, तो आपकी स्टडी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंडिया में जितने भी लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है, दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी. यहाँ पॉपुलेशन का जनरल में मत लेना कि पॉपुलेशन मतलब कि जनता, नहीं, यहाँ सिर्फ स्टडी की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. ओके, आफ्टर देन फिर सर बात करते हैं लोकेशन की, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अभी. फिर करते हैं टाइम की बात कि कितने टाइम की आप स्टडी लेते हैं. जैसे कि सर यहाँ देखिए, स्कोप का मतलब क्या हुआ? स्कोप टेल्स द बाउंड्री ऑफ द रिसर्च. कितनी बाउंड्री है, क्या दायरा रहेगा मेरी रिसर्च का, क्या दायरा रहेगा. बाउंड्रीज और लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी. इट कैन बी ब्रॉड और नैरो डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च टॉपिक. अभी आप में से एक जने ने अपने स्कोप को बहुत वाइड लिया हुआ था. सर मुझे बताएंगे आपने स्कोप को कितना वाइड लिया हुआ है? ब्रजेंद्र सर, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है उनका. तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी स्टडी के स्कोप को बहुत वाइड लिया हुआ था, इसलिए वो स्टडी को कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है. रीजन बीइंग उन्होंने स्कोप को लिमिटेड नहीं रखा, उनको लिमिट करना चाहिए था उस चीज को. टाइप सर, कितने टाइप के स्कोप होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट इज जियोग्राफिकल स्कोप. सर जियोग्राफी का मत हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिया, हम चैनल देखते हैं ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी, मतलब कि वो क्या बात करेंगे? ज्योग्राफी की बात करेंगे. दिस रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया और रीजन, बट यहाँ बात हो रही है हमारी स्टडी की ज्योग्राफी की. दैट द स्टडी कवर्स. अगर मेरी स्टडी पंजाब में हो रही है तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा. अगर वो लेटर से नॉर्थ इंडिया में हो रही है तो ज्योग्राफिकल दायरा बन गया ना उसका, नॉर्थ इंडिया. अगर आपकी पूरी इंडिया पे स्टडी हो रही है तो आपका दायरा क्या बन जाएगा? इंडिया बन जाएगा. अगर आप मल्टीपल कंट्रीज पे स्टडी कर रहे हैं, आप यूएस पे भी कर रहे हैं, यूके पे भी कर रहे हैं, आप इंडिया पे भी कर रहे हैं, मिला के तीनों पे स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी का दायरा, ज्योग्राफिकल दायरा कितना बन जाएगा? ये यूएस, यूके एंड इंडिया. तो ज्योग्राफिकल स्कोप मतलब कि आपकी स्टडी किस ज्योग्राफी में डील करेगी, किस सिटी में, किस कंट्री में, किस रीजन में काम करेगी. ये आपका ज्योग्राफिकल स्कोप हुआ. मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि मेरा ज्योग्राफिकल स्कोप कैसे लिखा मैंने. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सी सर, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है मैंने? एज far as the geographical scope of the study is concerned, it is restricted to the state of Punjab. कि मेरी स्टडी सिर्फ पंजाब स्टेट में ही काम करेगी. ये मेरी ज्योग्राफी है, मैंने लिमिट कर दिया अपनी स्टडी को पंजाब तक. one guideline, one suggestion for those who are making their research proposal or their research synopsis, प्लीज अपनी स्टडी को मल्टीपल स्टेट्स पे मत लेके जाइए. अपनी स्टडी को हो सके तो एक ही स्टेट पे रिस्ट्रिक्ट रखिए. रीजन बीइंग, आपको सिनॉप्सिस में सैम्पलिंग जो फ्रेम है वो डिटेल देना पड़ता है कि क्या सैंपल लोगे, कितना लोगे, कहाँ से लोगे, क्यों लोगे. यू हैव टू गिव एवरी डिटेल फॉर दैट. इन दैट केस सी, अभी सर मेरी स्टडी सिर्फ पंजाब पे है और आप देखिए जो इसमें सैंपल साइज लिए मैंने 384 लिया सर. अब पूरे पंजाब में 384 को मुझे डिवाइड करने में पसीने निकल गए, क्योंकि सी सर हर एक डिस्ट्रिक्ट में से मुझे लगभग 50 से 100 का सैंपल लेना पड़ा.
अभी तो मैंने सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं सर, इसमें से पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 6 को नैरो डाउन किया। अगर मैं अपना स्कोप, पहले मैंने नॉर्थ इंडिया लिया था अपनी स्टडी का स्कोप, बट चैलेंज ये है कि सर नॉर्थ इंडिया में तो स्टेट्स ही 10 आ रही हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बहुत सारे परिषद आ रहे हैं, विलेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कितना नैरो डाउन लेके जाऊं? अगर ऐसे करूंगा तो मुझे एक विलेज में से एक सैंपल ही मुश्किल से मिलेगा, या एक डिस्ट्रिक्ट में से भी मुझे 5 का सैंपल मुश्किल से मिलेगा। हाउ आई विल डिफाइन कि 5 का सैंपल है, डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन कर रहा है। इसीलिए सिनॉप्सिस में, थीसिस में, रिसर्च प्रपोजल में अपनी जो ज्योग्राफिकल स्कोप है, बेस्ट अप्रोच है एक स्टेट तक ही रखिए उसको। हाँ, रिसर्च पेपर की बात है, आप पूरे इंडिया लीजिए, नॉर्थ इंडिया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च पेपर्स में तो ऐसा भी होता है कि 50 के सैंपल साइज पे वो पूरे इंडिया में जनरलाइज कर देते हैं कि इंडिया की स्टडी है, 50 का सैंपल है, दैट इज फाइन, क्योंकि उसकी अप्रोच अलग है रिसर्च पेपर की। उसमें हमारे पास साइटेशन है सपोर्ट करने के लिए, वहां पे कोई कमेटी नहीं बैठी आके पेपर को रिव्यू करने के लिए, जैसे कि हमारे थीसिस में बैठती है या फिर सिनॉप्सिस में बैठती है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई कि यार इतना ही क्यों लेफ्ट, डिफाइन करो कैसे। वो मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर में क्या क्या आप साइटेशन दे सकते हैं। आई विल गिव शेयर योर पेपर, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट फॉर सिनॉप्सिस, थीसिस, फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज एक स्टेट से ऊपर मत जाइए, मस्ट एक स्टेट से ऊपर जाइए ही मत, किसी भी हालत में मत जाइए। सेकंड सर, इसी ज्योग्राफिकल स्कोप को लॉ की टर्म्स में बोल देते हैं ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप, कि किस ज्यूरिडिक्शरी के अंदर आपका कोई एक्ट है वो लागू। कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर एक स्टेट पे लागू नहीं होते हैं, कुछ एक्ट सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स पे होते हैं। तो ये लॉ वाले बच्चों के लिए है, वो क्या बोल रहा है, दिस रेफर्स टू द ज्योग्राफी और टेरिटोरियल स्पेस और लॉ और लीगल इश्यूज। फॉर एग्जांपल, अ लॉ मे नॉट अप्लाई ओनली टू अ स्पेसिफिक स्टेट और कंट्री और इट मे हैव इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। सो लॉ के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक्ट्स आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी एक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप को कंसीडर कर सकते हैं। फिर आता है टाइम पीरियड स्कोप, इसको टेम्पोरल स्कोप भी नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज दिस, कि सर ये जो टाइम पीरियड स्कोप है, अब ध्यान से देखिए सर, 2 तरह की स्टडी होती हैं। वन इज प्राइमरी, कि मैं सैंपल को प्राइमरी खुद जाके कलेक्ट करूंगा, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड जाके डाटा कलेक्ट करना। सेकंड वन इज सेकेंडरी। सी लॉ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादातर सेकेंडरी सर्चेस ही रहती हैं, ओनली 5 to 10% ऐसी रहती हैं जो कि प्राइमरी रिसर्च रहती है। सेकेंडरी मतलब ये कि सर डेटा ऑलरेडी कहीं ना कहीं पड़ा है, मींस पब्लिश्ड है। लेटर से मैंने बात की थी कि मैं सुसाइड्स की बात कर रहा हूँ, तो सुसाइड्स के ऊपर आपके डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट की साइट्स पे, आप सिर्फ वहां से डेटा पिक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसी को इंटरप्रेट करेंगे। उस केस में आपके पास टाइम पीरियड स्कोप होगा, आप बताएंगे कि मैं कितने साल का डाटा पिक कर रहा हूँ, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। बट इन केस ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, अगर आप खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस केस में सर टाइम पीरियड स्कोप इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप इससे पिक तो कर नहीं रहे हैं डाटा कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डाटा क्यों पिक कर रहा हूँ। आप तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब खुद जाएंगे मार्केट में या बच्चों से खुद फॉर्म फिल करवाएंगे, अपने पॉपुलेशन से खुद फॉर्म फिल करवाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे। इसीलिए टाइम पीरियड स्कोप सेकेंडरी स्टडीज में इज नॉट एप्लीकेबल। यस, अगर आप सॉरी प्राइमरी स्टडी में इज नॉट एप्लीकेबल, अगर सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं तो उस केस में यू हैव टू शो योर टाइम पीरियड विद द रीजन बिहाइंड कि आप ऐसा इतने साल का ही क्यों ले रहे हैं, आप 10 साल का डाटा ही क्यों पिक कर रहे हैं, आप 20 साल का डाटा ही क्यों पिक कर रहे हैं। यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजनिंग फॉर इट, रेशनल फॉर इट, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा आपको मिलेगा सेकेंडरी स्टडीज में। फिर सर ये एक ज्योग्राफिकल स्कोप की मैं आपको इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। वैसे सर स्कोप को देखें ना, तो जिन लोगों ने वो है प्लेड पबजी या कोई भी शूटिंग गेम खेली है जिन लोगों ने, तो दे नो कि स्कोप हम किसको बोलते हैं, कि सर जो शूटिंग राइफल
राइफल के ऊपर जो ये लगा होता है इसको हम बोलते हैं स्कोप। इसका क्या यूज होता है कि आप सर ये भी डिपेंड करता है पावर कितनी है। जैसे इस वाले स्कोप की पावर कितनी है 1x, इस वाले स्कोप की पावर कितनी है 6x। तो समझ रहे हैं, मतलब ये बताएगा, ये आपको उतना जूम करने में हेल्प करेगा, उतना क्लैरिटी देख सकते हैं। जितना बड़ा पावर का स्कोप होएगा, दूरबीन की बात कर लो। हाँ जी सर। और जितना ज्यादा पावर का स्कोप होगा उतना आपको ज्यादा डिटेल्ड बारीकी से चीजें दिखेंगी। देखिए आपको यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपकी स्टडी का स्कोप होगा, जितना ज्यादा नैरो डाउन होगा उतना ज्यादा स्पेसिफिक आपकी स्टडी होगी। जितना कम पावर का स्कोप होगा, मतलब जितना कम नैरो डाउन होगा, उतनी आपकी जो स्टडी है वो ब्रॉड होगी। तो ज्योग्राफिकल स्कोप को भी ऐसे लिंक कर सकते हैं। टाइम पीरियड स्कोप सर ये वाली स्लाइड थी उसपे कि आप कितने साल का डाटा पिक कर रहे हैं, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, या चारों सालों का। बट यू हैव टू गिव रेशनल व्हाई यू आर पिकिंग दैट। यूज ओनली फॉर सेकेंडरी डेटा स्टडीज। ये पॉपुलेशन की बात की थी सर मैंने कि पॉपुलेशन आपकी कितनी रहेगी। तो अभी हम थे पॉपुलेशन स्कोप के ऊपर, अभी वी केम टू पॉपुलेशन स्कोप। इसका क्या मतलब है सर? This refers to the target population or the group that the study aims to examine. जैसे मैंने बात करा कि I am taking only those participants who are using mobile banking plus having 1 year of experience of using mobile banking application. This is my population scope. आप ये बताना चाह रहे हो साहब कि क्या कितनी जो कैसे लोग हैं जो वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा बनेंगे, कैसे लोग हैं वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा बनेंगे। ये डिपेंड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आप ऑब्जेक्टिव्स किस टाइप के ले रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपना स्कोप जो है डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वैसे वैसे आपका स्कोप जो है डिफाइन होता जाएगा। और पॉपुलेशन का मतलब एक और चीज भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कितने लोगों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो। मतलब कि लेटर से मैंने पंजाब लिया, पंजाब में सिर्फ पटियाला लिया, मैंने पटियाला ले लिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने कोई स्टडी पटियाला के अंदर कंडक्ट करी, बट आई एम सेइंग कि दीज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द पंजाब, टू ऑल ओवर द पंजाब। तो मतलब दिस पंजाब इज माय पॉपुलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकता हूँ। अच्छा एक एग्जांपल दीजिए मुझे। आप लोग जब कोई भी दाल चावल खरीदने जाते हैं सर, कोई भी दाल चावल खरीदने जाते हैं, है ना, खुले चावल है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं वहां जाके? 2-4 दाने पिक करते हैं, देखते हैं कि ठीक है चावल अच्छा है, लंबा है, साफ है, बोलते हैं 1 किलो पैक कर दे यार। यही करते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि 1 किलो चावल और एक दाना आप निकाल के देखते हैं, नहीं ना। इसीलिए सी सर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारे इंडिया की, या किसी भी चीज की पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। एक एक पर्सन के पास जाना, एक एक चीज को चेक करना इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई वी यूज सैम्पलिंग, कि कुछ सैंपल चेक कर लो, अगर उस पे रिजल्ट ठीक आ रहा है तो मतलब कि पॉपुलेशन भी पे भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब ये 4-5 दाने चेक करे, अगर वो ठीक है तो मतलब कि बाकी सारा जो बोरी है चावल की वो भी ठीक है। हमने जनरलाइज कर दिया इसको कि यार 4-5 दाने ठीक है तो बाकी बोरी भी ठीक है। इसको बोलते जनरलाइज करना, मान लेना कि उस पर भी लग जाएंगे रिजल्ट। द सेम वे हम स्टडी में भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, अगर उस पर रिजल्ट सही आ रहे हैं तो मान लेते हैं कि जो बाकी पॉपुलेशन है उस पे भी, जो स्टडी की पॉपुलेशन है उस पे भी रिजल्ट्स हैं वो ही लागू होंगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू सैम्पलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि यही आपकी स्टडी को नैरो डाउन करते हैं। हमने किया ज्योग्राफिकल स्कोप की ज्योग्राफी कितनी है, ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप की ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आता है, टाइम पीरियड स्कोप कितने साल का डाटा पिक कर रहे हो अगर सेकेंडरी स्टडी है तो, पॉपुलेशन स्कोप की पॉपुलेशन में कैसी पॉपुलेशन से आप डाटा पिक करेंगे, जैसे मैंने मोबाइल बैंकिंग एग्जांपल लिया। नाउ सर ये थ्योरेटिकल स्कोप इज वेरी 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 important for those who are making models
in their research papers, or we can say social sciences. जो लोग अपनी स्टडी में मॉडल बना रहे हैं सर, उनके लिए दिस इज utmost important. उनको बताना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, थ्योरी. थ्योरी का मतलब क्या हुआ सर? थ्योरी मतलब कि रिसर्चर्स ने एक्चुअल में रिसर्च करी और कोई नई चीज पाई, और वो चीज पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगी. मतलब हर जगह उस चीज को मान लिया गया कि ये सच है. नाउ दिस बिकम्स अ थ्योरी, दिस बिकम्स अ बेस. अब इस बेस को लेके चलते हैं हम बेसिक सोशल साइंसेज में, और इसके अंदर और वेरिएबल्स ऐड करते हैं ताकि इस थ्योरी को एक्सटेंड कर सके. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सर ये मॉडल देख रहे हैं आप, ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें क्या है, परसीव्ड ईज ऑफ यूज, परसीव्ड यूजफुलनेस. मतलब मत समझिए सिर्फ इसमें कि दो वेरिएबल्स हैं. Sir, not visible. Okay, just now is it visible, sir? Now is it visible, sir? Visible, sir. Okay. सर जैसे मैंने क्या किया कि मेरा सिनॉप्सिस है सर, मैंने इसमें ये सर एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन. ये थ्योरी है, वो बोलता है कि कैसे एटीट्यूड से आप इंटेंशन को बनाते हो. ये एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. उसके ये वेरिएबल्स हैं सर, ये वेरिएबल्स हैं. ये मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ऑलरेडी थ्योरी दी हुई है सर, इस एज ए 1991 ने थ्योरी दी हुई है सर. ये ऐसे ही एक और थ्योरी दे रखी है सर, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल. सर ये थ्योरी दे रखी है किसी ने, मतलब कि उसने इसको प्रूव कर दिया एक्चुअल सैंपल लेके, और टेस्ट कर दिया कि हाँ ये चीज एप्लीकेबल है, ये चीज ऐसे ऐसे ही होती है. मेरा काम क्या है, अगर मैं थ्योरी वाला पेपर लिख रहा हूँ तो मैं थ्योरी को एक्सटेंड करूं ताकि मैं ये बता सकूं कि भाई इस थ्योरी को आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर. मान लो ये थ्योरी टेक्नोलॉजी की है, मैं इस थ्योरी को मार्केटिंग में यूज करूं, मैं इस थ्योरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करूं, मैं इस थ्योरी को टीचिंग पर्सपेक्टिव में यूज करूं, ताकि मैं ये बोलूं कि भैया ये थ्योरी है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगी है, इसलिए इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. या फिर सर ये टेक्नोलॉजी की थ्योरी है, मैं टेक्नोलॉजी में यूज करूं. अब इसे ध्यान से देखिए, परसीव्ड यूजफुलनेस, परसीव्ड ईज ऑफ यूज और एटीट्यूड, ये तीनों वेरिएबल मैंने इसी थ्योरी के पिक करे हैं. यहाँ पे दिया हुआ एक्सटर्नल वेरिएबल्स, यहाँ मैंने अपने 3 वेरिएबल लिए. अगर आपको मेरा मॉडल याद होगा तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रखे हैं, कल्चर, एटीट्यूड ले रखा है, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रखा है. ये दोनों और ये वेरिएबल सेम लिए मैंने, सेम थ्योरी ली, बट यहाँ पे बिहेवियरल इंटेंशन की जगह मैंने क्या ले लिया, कॉन्टिन्यूअस इंटेंशन. एक्चुअल की जगह क्या ले लिया मैंने, इंटेंशन टू रिकमेंड, क्योंकि वो वेरिएबल मेरी थ्योरी में यूज नहीं हुआ. ये देखिए ये तीनों वेरिएबल मैंने अपने लिए हैं, इधर वाले डिटरमिनेंट्स ऑफ कस्टमर परसेप्शन. ये बिलीफ कंस्ट्रक्ट और एटीट्यूड ये सेम है, ये तीनों वेरिएबल सेम लिए मैंने. ये बदला क्योंकि रिसर्च गैप में आ गया, मेरे इंटेंशन टू रिकमेंड रिसर्च गैप में आ गया. इसमें और क्या एडिशन किया मैंने, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट और एज को मॉडरेटर ले लिया. ये सारी मेरी थ्योरी की एडिशंस हैं, इन सबको मिला के इस थ्योरी में यूज नहीं किया गया है. तो मेरा बेस तो वही था, टैम मॉडल, जो ये तीनों वेरिएबल का था, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, बट मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ऑन विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू. अगर आप थ्योरीज को कंसीडर कर रहे हैं तो सी सर, मैं आपको स्कोप की बात कर रहा हूं, ये स्कोप की बात है सर. मेरे यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, टैम एज अ बेस मॉडल. ये क्या है सर मेरा, ये मेरा जो थ्योरेटिकल मेरा फ्रेमवर्क है सर, ये कि मैंने कौन सी थ्योरी को यूज किया, कि मैंने टैम को, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल को बेस मॉडल क्यों लिया है, यहाँ मैंने सारा बताया हुआ है सर. सी ये सब मैंने बता रखा है कि मैंने टैम को क्यों लिया है. ये मेरा क्या बना, ये मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना. और यहाँ पे ये मेरा ज्योग्राफिकल स्कोप बन गया कि पंजाब तक लिया मैंने. द स्टडी विल कंसीडर ओनली कमर्शियल बैंक्स विच आर ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज. ये क्या बना सर कि मेरी स्टडी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज में ही, कमर्शियल बैंक्स पे ही रहेगी, सीमित रहेगी. पॉपुलेशन कौन सी लेगी, जो लोग 1 साल तक यूज कर रहे हैं. मेरा पॉपुलेशन स्कोप बन गया सर ये. और यहाँ रीजन दिया मैंने कि मैं ऐसा 1 साल ही क्यों लेना चाह रहा हूँ. एंड सर एक और चीज इसके अंदर क्या आएगी,
आप ये भी बताओगे कि आप स्कोप में व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द स्टडी, कि आपकी स्टडी किस दायरे तक नहीं जाएगी, आप ये भी अगर बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द स्टडी डज नॉट कवर एनी यूपीआई एप्लीकेशन, यूजर ऑफ एनी यूपीआई एप्लीकेशन। मतलब कई बार मुझे लगता था कि लोग मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई में कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं उसको भी यूपीआई को मोबाइल बैंकिंग ना समझ लें, यूपीआई मतलब गूगल पे, फोन पे। इसलिए मैंने बोल दिया कि भैया यूपीआई एप्लीकेशन वाले मेरी स्टडी के स्कोप के दायरे से बाहर है। ये इससे और क्लैरिटी आगे पढ़ने वाले को कि भाई हाँ यूपीआई वाले नहीं आएंगे इसके अंदर, सिर्फ मोबाइल बैंकिंग की बात कर रहा है बंदा। तो ये स्कोप अगर जितना आप नैरो डाउन, ज्यादा नैरो भी नहीं रखना है, ज्यादा ब्रॉड भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है कि आप अचीव भी कर पाए और उसका रिजल्ट भी जनरलाइज हो सके। हाँ होगा कैसे सर, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है, आप किस एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास डेटा किस टाइप का अवेलेबल है, ये चीजें उस पर डिपेंड करती हैं सर। अभी सर मैंने यहाँ पे लिया तो सही कि कमर्शियल बैंक्स, बट इसके लिए मुझे पहले कमर्शियल बैंक का जो डेटा है आरबीआई की साइट पे सर्च करना पड़ा। सर ये देखिए कमर्शियल बैंक का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा डाटा जो लिया है बैंकिंग डेंसिटी वाला, ये कमर्शियल बैंक्स का डाटा सर जो आरबीआई की साइट पे अवेलेबल है। ये बैंकिंग डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज सर ये गिवन है सर मुझे आरबीआई की साइट पे। वही मैं कह रहा हूँ, ये तभी मैं स्कोप को डिफाइन कर पाऊंगा व्हेन आई एम क्लियर कि मुझे डेटा जो है प्राइमरी लेना है या सेकेंडरी लेना है। प्राइमरी लेना है तो कहाँ से लेना है, सेकेंडरी लेना है तो वो अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो यू हैव टू डू बैकग्राउंड सर्च फॉर इट कि ज्योग्राफी में लेटेस्ट से मान लीजिए मैं पंजाब नहीं ले रहा अपना स्कोप, मैं ले रहा हूँ इंडिया। आई नीड टू सर्च डाउन कि इंडिया में मेरे पास जो बैंकिंग डेंसिटी है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे इंडिया में नहीं ले पाऊंगा, मुझे नैरो डाउन करना पड़ेगा स्कोप को। मान लो पंजाब ले लिया, बट पंजाब में अभी क्वेश्चन क्या होगा, मान लो आपने पंजाब बोल दिया पे कि मेरा जो ज्योग्राफिकल स्कोप है पंजाब है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, दे विल आस्क यू कि आप बताइए कि आप अभी सिनॉप्सिस हो गया आपका, आप कहाँ जाओगे सैंपल कलेक्ट करने, आप हमें बताइए। आप बोलोगे दोस्तों से कलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, नहीं नहीं दे, वो बोलेंगे आप अभी घर से निकल के बाहर बस पकड़ ली, बताओ बस पकड़ के कहाँ जाओगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन रेडी है आपका। तो यू मस्ट बी क्लियर कि सर देखिए मैंने कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट निकाली है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्टेट में इतने इतने कमर्शियल बैंक्स है, मैंने हर एक स्टेट में से 3 कमर्शियल बैंक को चूज कर लिया है। तो मैं हर स्टेट में जाऊंगा, हर स्टेट के अंदर जाके उस कमर्शियल बैंक के बाहर जाके खड़ा होऊंगा, फिर उसके कस्टमर से मिलूंगा, उनको जाके पूछूंगा कि आपने मोबाइल बैंकिंग यूज करी है, वो बोलेंगे हाँ, पूछूंगा कि 1 साल हो गया यूज करते हुए, अगर बोला उन्होंने हाँ तो मैं उनको फॉर्म दूंगा, फिल करवाऊंगा, नहीं तो ही इज नॉट माई सैंपल। इतना डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं सर, इसको आगे आएगा सैम्पलिंग का पार्ट। बट स्कोप सर ये जान है आपकी स्टडी की, जान है आपकी स्टडी की। फिर आता है मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। उसमें क्या बता सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कौन से, कि वो अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, कैलकुलस यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, नंबर थ्योरी कर रहे हैं, कोई और तरह की थ्योरी यूज कर रहे हैं, कोई थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, दे कैन मेंशन इट हियर कि सर कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स लेंगे, कौन से वेरिएबल्स नहीं लेंगे। तो मैथमेटिक्स वाले इस तरह से अपने स्कोप को नैरो डाउन कर सकते हैं। ये फिर मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए आता है, अगेन मैथ्स वालों के लिए ये दिस रेफर्स टू द मैथमेटिकल मॉडल्स। अगर आपकी मॉडल या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन, गेम थ्योरी, किस तरह का आप जो है मॉडल यूज कर रहे हैं, यू कैन मेंशन इट हियर। बट सोशल साइंसेस के लिए यही रहेगा, फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल स्कोप, अगर वो प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं, सेकेंडरी कर रहे हैं तो टाइम पीरियड स्कोप इंक्लूड हो जाएगा, एंड थर्ड वन इज पॉपुलेशन स्कोप एंड थ्योरेटिकल स्कोप, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Scope is a very important part. Any questions till now you can ask me.
सर लाइक यू कि आपका जो मॉडल है वो टैम मॉडल के ऊपर बेस है, हाँ जी सर। जो आपने एक्स्ट्रा उसमें एडिशन किया उसे भी हम एज ए गैप कंसीडर कर सकते हैं कि उन्होंने 3 वेरिएबल लिए, मैंने ये और ऐड किया, तो ये गैप है स्टडी का। ओके गुंजन सर, आपने कल की क्लास अच्छे से लगाई पूरी? जी सर। ठीक है सर। सर आपको याद है मैंने गैप निकाला था कल्चर का? जी 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 बिल्कुल। सर आप देखिए, मेरा मॉडल देखिए सर आप। सर देखिए ये क्या लिखा मैंने, कल्चर। यस। ये क्या है सर, गैप में से तो आया। सर एक और गैप निकाला था मैंने, कॉन्टिन्यूस इंटेंशन का सर। जी जी याद जी है सर आपको? बिल्कुल। सर ये कहाँ से आया, वहीं से तो। सर एक और गैप था इंटेंशन टू रिकमेंड का। यस। जो सर आपने देखिए एडिशन किया, राइट, हाँ जी सर। जो आपने एडिशन किया मॉडल के अंदर, दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ गैप ना? सर ये गैप को, सर गैप से ही तो मॉडल निकला ना सर, समझिए। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बाकी लोगों ने इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें मेजर करने पे लगाया हुआ था, बट मैंने अपने कुछ वेरिएबल्स को ऊपर नीचे किया, मेरा मॉडल रेडी हो गया सर। इसको और निखारने के लिए मैंने इसमें मॉडरेटर ऐड कर दिए, सेटिस्फेक्शन ऐड कर दिया, ट्रस्ट ऐड कर दिया, एज ऐड कर दिया। मुझे लगा कि ये चीजें जरूरी हैं ऐड करने के लिए। ये भी राइट अलग बेसिस पे आया सर मेरा। सेटिस्फेक्शन, राइट, ट्रस्ट, एज भी लिटरेचर रिव्यू से ही निकल के आया है। ठीक गॉट इट, थैंक यू। है सर, ये गैप ही सर, गैप से ही निकला सर सब कुछ। सर एक चीज मॉडल बनाने, जो लोग मॉडल बना रहे हैं उनके लिए एक इजी तरीका भी है कि वो अच्छे पेपर्स को रीड करें, ए स्टार ए को, उसमें आपको मॉडल्स अच्छे अच्छे मिलेंगे सर, ऑलरेडी एडवांस मॉडल्स मिलेंगे आपको जिसमें एक्सटेंशन बहुत अच्छी की होगी। आप उनमें 2-3 मॉडल्स को मर्ज करके भी ऐसा मॉडल एक बना सकते हैं। बट मेक श्योर सर, सी अगर आप मॉडल वहां से मर्ज करेंगे मतलब लिटरेचर अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि उस पेपर लिटरेचर तो दिया ही होगा उसके अंदर। बट मेक श्योर कि जो आप वेरिएबल्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐड लेस कर रहे हैं, उसका मीनिंग बनता हो। अगर वो मीनिंग बन रहा है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा अपना माइंड अप्लाई करके, तो थ्योरीज को यूज करके। अच्छा सर एक चीज जो लोग मॉडल्स बना रहे हैं उनके लिए एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है उनके लिए। लेट मी शो यू जहाँ पे उनको थ्योरीज मिल जाएंगी सारी की सारी। theorize.iz, I hope it is the same. Yes, yes sir. So it's, yeah, I got it. Visible sir? Is my screen visible sir? So only single line is showing, entire screen is not visible. Sir, please show, we are not able to see the screen Okay, for the link. wait ma'am. Now ma'am, Yes, now I can see. ma'am I Just have wait. write theorize, theorize.iz. These are human behavior project, theories on human behavior. These are theories on human behavior. सर यहाँ पे आपको हर तरह की थ्योरी मिलेगी, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, मार्केटिंग की, ह्यूमन बिहेवियर्स की, एचआर की, सोशल साइंसेस की, मीडिया की। सर आपको हर तरह की थ्योरी मिलेगी। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप वैसे नॉर्मल थ्योरी का पेपर ओपन करते हो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड, बट जैसे मैंने यहाँ पे टैम मॉडल लिया था, मुझे डायरेक्टली बताएगा कि डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट क्या लिया, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट क्या लिया, कंसाइज डिस्क्रिप्शन दे विल गिव मी, एंड दे विल गिव मी द मॉडल। ये मॉडल है, ऑल्सो दे विल गिव मी द आर्टिकल्स कहाँ से ये थ्योरी बनी है सर। आपका काम बहुत इजी। आई एम सेंडिंग दिस लिंक टू यू इन द चैट बॉक्स, you can use this link. I will also add it in the slides as well, but you can take it from here too. तो यहाँ से सर आप थ्योरीज को पिकअप कर सकते हैं। एक और चीज, लेटस से यू वांट टू फाइंड आउट कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में विच थ्योरीज आर एप्लीकेबल। दिस इज फॉर everyone, for mathematics, for social sciences. Let me show you that how you can find theories for your context. सर अगेन इसमें आपको स्मार्ट सर्च का यूज करना पड़ेगा, जो हमने स्मार्ट सर्च किया था। इसमें स्क्रीन विजिबल सर?
Visible, sir. Okay, sir, see, I have opened Google Scholar. मुझे पता है कि I am doing my broad topic on mobile banking and I add a word theory here. Add a word theory here. Sir, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि सर ध्यान से देखिए. Self determination theory. I request you all to mute your mic if there is no any query. Thank you. सर मुझे यहीं से पता लग रहा है कि थ्योरीज कौन कौन सी हैं सर. सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी है सर, यहाँ पे एसडीटी. प्रेडिक्टिव थ्योरी है सर. यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया थ्योरी सर, और मेरे को एक कीवर्ड था मोबाइल बैंकिंग. तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट कि मेरी थ्योरीज कौन कौन सी एप्लीकेबल. तो यहाँ से आप फाइंड आउट थ्योरी कैसे यूज करते हैं. अगर आपको थ्योरीज नहीं मिल रही है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में थ्योरीज कौन कौन सी लगेंगे, कैसे लगेंगे. अगेन आई कम बैक टू माय स्लाइड्स. तो ज्योग्राफिकल स्कोप डन. सर ये छोटी सी स्लाइड थी आपके लिए स्कोप के लिए कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में स्कोप. ये अगेन स्कोप को डिफाइन करना था कि आपकी जो टेरिटरी है वो कैसे आपकी स्टडी के साथ लिंक्ड है. ये टाइम पीरियड स्कोप होगा, ये पॉपुलेशन हो गया सर. सर रिसर्च डिजाइन पे आते हैं. अब रिसर्च डिजाइन पे आते हैं. तो स्कोप हम डन हो गया कि हमारी स्टडी किस किस दायरे तक लिमिटेड रहेगी. सर रिसर्च डिजाइन. डिजाइन का मतलब क्या होता है. सिंपल डिजाइन का मतलब देखें, जैसे सर हमने घर बनवाना है तो दिस इज द ब्लूप्रिंट. अगर आप देखेंगे घर बनवाने से पहले तो ये ब्लूप्रिंट बनाएगा ऐसा आपके पास कि यहाँ पे आपकी गाड़ियां खड़ेंगी. दिस इज योर हॉल एरिया, दिस इज योर बेडरूम, दिस इज योर सेकंड बेडरूम, दिस इज योर किचन, दिस इज योर वॉशरूम, दिस इज योर लॉन्ड्री एरिया, व्हाटएवर एल्स. सी दिस इज द ब्लूप्रिंट. आपको ये सब ब्लूप्रिंट मिलेगा सर अगर आप घर बनवाना चाहेंगे तो. इन द सेम वे रिसर्च डिजाइन क्या बोलता है. इट इज एन ओवरऑल प्लान that outlines how a researcher will conduct a study. It is a blueprint or roadmap that specifies, जो बताएगा procedure, methods, techniques की जो research क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा था, how we are going to answer that research question. मतलब कि जो रोड मैप हमने बनाया सर, हम उस पर कैसे 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 चलेंगे, ये सब चीजें कौन बताएगा. रिसर्च डिजाइन कि मेरी रिसर्च का जो डिजाइन है सर वो कैसा रहेगा. जैसे ये घर का डिजाइन है तो ये सब जो है मेरी रिसर्च का डिजाइन है सर. रिसर्च मेरी कैसे 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 रहेगी. सर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. दीस आर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. इसके बाद हम आज की क्लास एंड करेंगे. छोटा सा टॉपिक रह गया बस ये. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन. सर आप सिर्फ नाम पे जाइए. डिस्क्रिप्टिव is extracted from the word describe. आपने कुछ डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आप सबसे पूछता हूं मैं, आप लोग बताइए मुझे. ये आपके सामने 3 फोटोज हैं. दिस इज द फर्स्ट पिक, दिस इज द सेकंड पिक एंड दिस इज द थर्ड पिक. इन तीनों को क्या देख के लग रहा है कि इनका रिलेशन आपस में कैसा है. हाँ जी, एनीवन. सर फर्स्ट पिक इज ऑफिस का है. कलीग सर, Second- कलीग्स. कलीग. सेकंड पिक Friends. फ्रेंड्स. और थर्ड वाला हस्बैंड वाइफ. रिलेशन. Relationship. राइट सर. नाउ यू गाइस टेल मी, क्या आपको इसमें कुछ ढूंढना पड़ा. नो, आपने देखा एंड जस्ट टू गिव योर आंसर. आपको It's जो very crystal clear to understand us, identify Yes, to us. मैम आपने देखा और बताया कि आपको क्या दिखा, बस आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया. मीन्स यू जस्ट डिस्क्राइब्ड मी what you have seen. In the same way, descriptive research design means आपको कुछ नहीं करना है. आपने 2 चीजों को नोटिस किया और अपनी रिसर्च में डिस्क्राइब किया. अपनी रिसर्च में डिस्क्राइब किया. जैसे कि आपने मेरा मॉडल देखा
तो वो जो वहां पे मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं वहां पे, राइट, कि ये वेरिएबल इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। मैंने अलग से कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप कि ये जो वेरिएबल है ये इस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, न्यूट्रल है। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग न्यू। एग्जाम्पल मैम कि मैंने रिलेशनशिप निकालना है कि बाहर जो वेदर है उसका मेरी तबीयत पे, मेरे फीवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। लेटर से आज बारिश हुई, कल मुझे बुखार हो गया, एंड मेरे मदर सब सीन देख रहे थे कि हाँ बारिश हुई, मैं बारिश में नहाने गया और मुझे बुखार हो गया, वो देख रहे हैं। सो नाउ माय मदर टेल्स टू माय डैड कि सौरभ नहाने गया बारिश में इसीलिए उसको बुखार हो गया। नाउ शी इज जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट शी हैज सीन। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि जो वेरिएबल ए था बारिश थी और वेरिएबल बी था सौरभ था, इनमें क्या रिलेशन है कि बारिश हुई और बुखार हुआ, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? It involves describing the characteristics, behaviors, opinions of a particular group or phenomena. It focuses on providing detailed account of what is observed. We just describe it. Second is exploratory research design. See, the exploratory word has came from the word explore. Now, this is me. This is my pick. I have been on a trek and I explored very new things. This is my real pick, the third one. These two are downloaded from the internet. Now, can you see what all these three persons are doing here? See, let us say he's standing on Himalaya. He's standing on that much height, it seems to be Himalaya. So he has gone there to explore कि वहां पे कैसा कैसा मौसम रहता है, वहां पे ऊपर जाके क्या होता है, किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह के जानवर होते हैं। तो he has gone to explore there. He is also exploring कि आगे और कैसा रास्ता है, आगे क्या दिखेगा, क्या चीज है, क्या नहीं है आगे, राइट। एक्सप्लोर मीन्स ये वहां पे यूज होगा where there is very less research has been done, or we can say literature review is not available. मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लूं, कोविड-19। सर, इससे पहले कोविड-19 आया ही नहीं इंडिया में, तो we don't have medicine for that. So you cannot describe here, क्योंकि कुछ है ही नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। You have to explore. So we explored a lot of vaccines. सर अराउंड 400 वैक्सीन को एक्सप्लोर किया गया, एंड आउट ऑफ दैट 400 1 को फाइनलाइज किया गया फॉर गिविंग इट टू द पब्लिक। नाउ हियर वी एक्सप्लोर्ड द मेडिसिन, हमने एक्सप्लोर किया फॉर्मूला फॉर मेकिंग द मेडिसिन व्हिच विल प्रिवेंट कोरोना। सो दो स्टडीज in which there is very less research has been done or no research has been done means you are exploring the something new. Let me show you. There can also be mixed research designs, descriptive as well as exploratory, and I can show you how in my study I have explored. Yes, sir. Okay, thank you so much, sir. See, मैंने यहाँ पे बात की research methodology. First I talk about my scope of the study, then I talk my theoretical background, theoretical scope. Now I came to my research design. You can see here the research design of the study will be, why should will be, because this is synopsis, this is not the present tense. मैं ऐसा करूंगा, will be exploratory and descriptive in nature. Why exploratory I have used? See, it depends, sir, किस तरह का research design होगा, it depends upon your objectives. Let me see my objectives. सर यहाँ पे मैं सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। एग्जामिन कर रहा हूँ मतलब सिर्फ एग्जामिन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
एग्जामिन कर रहा हूं मतलब देख रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं. एग्जामिन मीन्स डिस्क्राइबिंग, here again examining, examining. See, all these 6 objectives are related to descriptive. I am just describing. But see the 7th objective, to explore the constraints. Sir, I will explore. अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि मोबाइल बैंकिंग लोग क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, बैरियर्स नहीं एक्सप्लोर किए हैं. So to explore the constraints that negatively affect the customer's continuous intention for M banking. अब आपको नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज होगा, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी. दैट इज वाई यहाँ मैंने बोला कि स्पेसिफिक वर्ड यूज करने हैं, कि एग्जामिन करना है, एक्सप्लोर करना है, आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू यूज दिस स्पेसिफिक वर्ड्स, क्योंकि उसका मतलब बदल जाता है. एक्सप्लोर मतलब माय रिसर्च डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विल बी एक्सप्लोरेटरी. दैट्स व्हाई सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन विल बी यूज्ड, कि उसमें जो भी बैरियर्स आएंगे उन सबको. And the third research design is explanatory research design. Sir, explanatory का मतलब होता है where you tells. See sir, descriptive का मतलब आपने describe कर दिया, exploratory का मतलब you explored something, but explanatory शायद आपने इस वर्ड को ना सुना हो, might be possible, but explanatory मतलब कि there is a cause and effect relationship, basically explanatory. See the word explanatory, this word has came from explain, explain करना किसी चीज को, that why it has been done. See sir, in descriptive research design, in descriptive research design, we answer what, कि क्या है, we only describe कि what, we answer the word क्या है. In exploratory research design, we explore something new, and in explanatory research design, we explain means we give the answer why, ऐसा क्यों हुआ. इस कॉज एंड इफेक्ट क्यों बोल रहा हूं, कि बारिश हुई, सौरभ को बुखार हुआ, डिस्क्रिप्टिव में आपने बताया कि बुखार हुआ, बट इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन यू विल टेल कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कम हो गया उसका, दैट इज व्हाई उसको फीवर हो गया. सो यू गिव एक्सप्लेन द थिंग्स कि व्हाई इट हैपेंड. दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. See sir, to determine the cause and effect relationships between the variables, कि ऐसा क्यों हुआ. होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी. थोड़ी सी टेक्निकल थी बट इतनी भी नहीं थी. बट दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी. अगेन आई एम सेइंग द आर्ट ऑफ द रिसर्च. आपका RM स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, स्पेसिफिकली इन रिसर्च प्रपोजल, स्पेसिफिकली इन रिसर्च सिनॉप्सिस, स्पेसिफिकली इन थीसिस. आपको RM पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं फॉर एडमिशन इनटू PhD, फॉर सिनॉप्सिस, फॉर थीसिस, आपको RM के 12 क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे सर. एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको RM के बाद. 95% क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम द RM itself. So it must be very precise and must be clear to you. Yes, any questions from your side? Questions? सर आपको RM का पार्ट कब रीड करना है? When you find your research gaps. When you find research gaps, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे नैरो डाउन करने के बाद start reading the RM part of your papers. जो आपको LR मैंने बोला, उसका RM पार्ट स्टार्ट कीजिए रीड करना. Then you will get to know how they achieve their objectives. तो उसी पेपर में जिस कॉपी में आपने लिटरेचर और इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा, एक पेज खाली छोड़ दीजिए सर RM पार्ट के लिए, क्योंकि बाद में RM भी रीड करेंगे. 1-2 पेज खाली छोड़ दीजिए. तो उसमें लिखिए कि सैंपल कहाँ से लिया उसने, विच रिसर्च डिजाइन, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए और चेक करिए उसने कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया. यू विल गेट टू नो इट, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट.
देन सर्च कि स्टडी का स्कोप क्या था, इट विल बी रिटन इन दैट पेपर कि स्कोप क्या लिया उन्होंने, कैसी पॉपुलेशन को लिया, पॉपुलेशन का स्कोप क्या था, ज्योग्राफिकल स्कोप क्या था, कॉन्टेक्सचुअल या theoretical scope what they have taken. You will get to know from that. Again, फिर मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बट प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट 15 पेपर्स तक रिजल्ट मत देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, एटलीस्ट 15 पेपर्स तक। आफ्टर दैट अपने आप चीजें लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। Yes, any questions, any doubts, any kind of doubts from your side in the previous classes, for the current class, कुछ भी, और क्लासेस के अलावा हट के रिसर्च में कुछ डाउट है, you can ask me any doubt. सर Yes sir. लिटरेचर रिव्यू में मतलब हम जो रिसर्च सर्च करते या पढ़ते रिसर्च पेपर, उसको ही लिटरेचर रिव्यू कहते हैं ना? सर प्लीज दोबारा पूछिए। जो हम लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, आगे सर। क्या उसको ही लिटरेचर रिव्यू कहते हैं क्या? हाँ जी सर, उन्हीं को लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं सर। यस सर। सर लिटरेचर रिव्यू सर अगर वर्ड से देखें तो लिटरेचर मतलब जो आज से पहले किसी भी चीज पे काम हो चुका है, रिव्यू मतलब उसको हम रीड कर रहे हैं सर, दैट इज लिटरेचर रिव्यू सर। सोपन सर, आपने पुरानी क्लासेस सभी कवर कर ली है सर अभी तक या नहीं? सर मेरे यहाँ पे थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम चालू है, मैंने 2 क्लास कर दिए क्लियर। ओके सर, लिटरेचर रिव्यू का हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है कि हाउ टू रीड अ पेपर। तो सर इससे पहले क्लासेस आप कवर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट क्लैरिटी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए सर। एक बार सर आप पिछली क्लासेस को आराम से कवर कीजिए, नो इश्यूज, वी आर हियर ओनली। सर आई विल मेक अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम। आपको रिसर्च वर्कशॉप के बाद भी व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग योर वर्क, इधर राइटिंग योर सिनॉप्सिस प्रपोजल, राइटिंग अ रिसर्च पेपर, आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन देयर सर। आई विल सेंड यू अ लिंक टुमारो, आई विल सेंड यू अ लिंक सो दैट आप उसमें ज्वाइन होके आप कैसी भी क्वेरीज हैं आप वर्कशॉप के बाद भी, नो इश्यूज, यू कैन कनेक्ट मी देयर, नो इश्यूज सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर। any other question? हेलो सर। हाँ जी सीमा मैम, यस प्लीज। सर मेरे को पूछना था, जो आपने बोला कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपने अभी बताई, वो प्रपोजल पेपर, रिसर्च पेपर, सिनॉप्सिस सबके लिए सेम रहेगा या सब में कोई डिफरेंट होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी मैम, जैसा जितना डिटेल में मैंने आपको दिखाया रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपको इतना डिटेल में रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पेपर में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। जो इतना डिटेल्ड हर एक चीज का रीजन देना, स्पेसिफिक लिखना, दैट विल बी इन रिसर्च प्रपोजल में आप दे सकते हैं, रिसर्च सिनॉप्सिस में होगा और थीसिस में होगा सर मैम। बट एक रिसर्च पेपर में आपको ऐसी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं मिलेगी। उसमें दिया होगा बट इतना खोल के नहीं दिया होगा, थोड़ा प्रिसाइज दिया होगा, सिर्फ सिंपल दिया होगा कि सैंपल साइज कहाँ से लिया या कितना लिया, रीजन ही देगा वो कि कितना सैंपल साइज किससे कलेक्ट किया, क्यों किया, ये रीजनिंग नहीं होगी वहां पे, वो ओपन एंडेड होगा मैम, इतना डिटेल्ड में नहीं होगा। हाँ कुछ पेपर्स में बहुत डिटेल में भी हो सकता है, मिल सकता है, बट चांसेस आर रेयर कि आपको 15 में से एक रिसर्च पेपर में डिटेल्ड में मिल जाए। ओके फाइन, सो आई एम एंडिंग द क्लास, होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर नहीं हुई है, सी अगेन आई एम सेइंग यू, ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। You do practice, you face if you face any problem, you can share in the Telegram group, we'll sort out there, no issues. Thank you Rajendra ji, thank you so much. Thank you so much. Have a nice day.